Assalamualaikum. Welcome to my channel BS in Generic for All. So today we are going to discuss antineoplastic drugs. Objectives are there. Introduction. What is antineoplastic? First we will understand what is neoplastic, what is tumor, what is cancer, and then we are going to discuss the drugs against the cancer and tumors. Introduction. नॉर्मल सेल्स जो जितने भी हमारे नॉर्मल सेल साइकिल सेल डिवीजन साइकिल चल रहा होता है उसमें नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं और डिवाइड होते हैं जब जब ज़रूरत पड़ती है। और ये रेगुलेशन जो होता है बैलेंस होता है, यानी कि जो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, न्यू सेल्स ग्रो करते हैं, तो ये बैलेंस जो होता है ये इक्विलिब्रियम में चल रहा होता है। इनकी रेगुलेशन होती है, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स आते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स आते हैं। हाइपरप्लेजिया कैसे कहते हैं? हाइपरप्लेजिया जो होता है जब न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है, न्यू सेल प्रोडक्शन को हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया हम कहते हैं जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया जो होता है ये हार्मोन्स विद ग्रोथ स्टिमुलस, जब ग्रोथ का स्टिमुलस आता है और हार्मोन्स या एंडोजीनस सिग्नल्स आते हैं। एंडोजीनस सिग्नल्स होते हैं, एक्सोजीनस एंडोजीनस जो अंदर सेल के अंदर के सिग्नल्स होते हैं। हाइपरप्लेजिया जो होता है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ का एग्जांपल है कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो होती है इन फीमेल में यूट्रस जो होता है उसकी जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है जो कि शेड होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द टाइप है और इस वन ऑफ द एग्जांपल है ऑफ हाइपरप्लेजिया की नॉर्मल में। लेकिन अगर ये हाइपरप्लेजिया यानी कि ये ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होती है अगर इंटेंस हो जाए यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे, यानी कि हमारी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा तक रहे, देन दिस इज़ जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज़ बन जाता है सेल्स के लिए, यानी कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं और ये एबनॉर्मल, हम इसे एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल कहते हैं। मेटाप्लेजिया किसे कहते हैं? मेटाप्लेजिया में हम कहते हैं मेटाप्लेजिया में जो नॉर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं टू अनदर टाइप ऑफ सेल्स, लाइक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं विद कॉलमनर सेल्स से। डिस्प्लेसिया क्या होता है? डिस्प्लेसिया रिप्लेसमेंट सेल्स आर डिसऑर्डर इन साइज एंड शेप। डिस्प्लेसिया हम कहते हैं कि जो सेल की रिप्लेसमेंट हुई है वो सेल्स जो होंगे ये साइज़ और शेप में डिसऑर्डर्ड होंगे, यानी कि मेटाप्लेसिया में जो होते हैं वो डिसऑर्डर नहीं होते, साइज़ शेप बिल्कुल सेम वैसे उसी तरह होते हैं, ऑर्डर्ड में अरेंज होते हैं। डिस्प्लेसिया में क्या हो जाता है कि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है ये डिस्प्लेस हो जाती है, साइज़ शेप हो जाता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है माइटोसिस रेट इंक्रीज़ हो जाता है और ये समवॉट कुछ हद तक ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और ये ज़्यादातर जो होते हैं प्री कैंसरियस सेल्स हम इन्हें कहते हैं। न्यूप्लेजिया हम किसे कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ इन्वेजन ऑफ सेल्स। जब न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है और वो दूसरे सेल्स को भी इन्वेट कर सके, न्यू ग्रोथ होती है, इस कॉल्ड न्यूप्लेजिया। न्यूप्लाज्म जो होता है इसे हम ट्यूमर भी कहते हैं, ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। सेल रिप्लिकेट ग्रोथ करते हैं विद अनकंट्रोल, यानी कि अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। ट्यूमर भी हम इसे कहते हैं एंड न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। ये थ्री वर्ड जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। देन न्यूप्लाज्म, व्हाट इज़ न्यूप्लाज्म? ट्यूमर्स आर ग्रुप ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स। ट्यूमर जो है ये ग्रुप है न्यूप्लास्टिक सेल्स का, यानी कि इसके अंदर न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई होती है। टू मेजर टाइप्स होते हैं ट्यूमर के, बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर हम किसे कहते हैं? जो कि नॉन कैंसरियस होता है, यानी कि वो कैंसर कॉज नहीं कर सकता। ये लोकल होते हैं, यानी कि एक बिल्कुल इनका लोकल एरिया होता है वहाँ पे होते हैं, यानी कि स्प्रेड नहीं हो सकते बिकॉज सेल कोहेसिव होते हैं, सेल के साथ जो है यूनाइट होते हैं, उनके साथ अटैच्ड होते हैं। सो ये जो कोहेसिव होते हैं सेल्स के साथ वेल डिफाइंड बॉर्डर, यानी कि इनका वेल डिफाइंड बॉर्डर होता है, कैप्सूल होता है। पुश एडजेसेंट टिश्यूज़ अवे, यानी कि जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं उन्हें आसानी से ये अफेक्ट नहीं कर सकता, स्प्रेड नहीं होता अपने ओरिजिनल साइड से, यानी कि एक लोकल एरिया है, जैसे कि ये हमारा लिवर है,
इसके अंदर एक लोकलाइज एरिया पे ये ग्रोथ हुई है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है एंड ये स्प्रेड नहीं, और इसका अपना कैप्सूल है, अपनी बॉर्डर्ड है जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल बना है। सो ये स्प्रेड नहीं हो सकता एंड कोहेसिव है ये लिवर सेल्स के साथ, सो ये स्प्रेड नहीं हो सकता लिवर के दूसरे पार्ट में या दूसरे ऑर्गन के साथ। सो दिस इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, जो कि नॉन कैंसरियस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर हम किसे कहते हैं? ग्रो मोर रैपिडली ऑफन कॉल्ड कैंसर। ये बहुत ज़्यादा बिनाइन ट्यूमर से ज़्यादा ये ग्रो करता है रैपिडली, और ये जो होता है कैंसर कॉज करता है। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं इसे कैंसर कॉज नहीं कर सकते, सो ये इजी रिमूवेबल होते हैं, प्री कैंसरियस सेल्स होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये होते कैंसर सेल्स है, मैलिग्नेंसीज कॉज कर सकते हैं। ये कोहेसिव नहीं होते, यानी कि जो है सेल के साथ एडहेरेंट नहीं होते। सेल्डम हैव कैप्सूल, बहुत कम उसका जो होता है ऐसे होते हैं कि कैप्सूल होता है, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं एंड डिस्टर्प्टेड आर्किटेक्चर, यानी कि शेप भी इरेगुलर होता है, आर्किटेक्चर भी डिस्टर्प्टेड होता है एंड इन्वेट करते हैं सराउंडिंग सेल्स पे, यानी कि सराउंडिंग सेल्स जो होता है वहाँ तक ये स्प्रेड हो सकते हैं। बिकॉज जो सेल्स कैंसर है ये किस तरह स्प्रेड होता है? कैंसर जो होता है ऑफन ये स्प्रेड होता है थ्रू लैम्फ एंड ब्लड और लैम्फ के ज़रिए से ये स्प्रेड होता है। सो अगर ये सेल कोहेसिव है, यानी कि कोहेशन है, इसमें सेल्स के साथ कोहेसिव है, सो ये स्प्रेड नहीं हो सकता ब्लड और लैम्फ के ज़रिए से। लेकिन अगर कोहेसिव नहीं है देन इट विल बी स्प्रेड एंड कैन ब्रेक अवे टू फॉर्म सेकेंड ट्यूमर। और ये जो होते हैं इनकी सेल डिवीजन होती है, ब्रेक अवे होते हैं, दूसरे पार्ट्स तक जाते हैं, उन्हें भी इन्फेक्ट करते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स दूसरे ऑर्गन्स में कॉज करते हैं। मेटास्टेसिस कॉज करता है। मेटास्टेसिस मीन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल और फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। फैक्ट्स अबाउट कैंसर। कैंसर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं ये नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है सेल डिवीजन का ये लॉस हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होती है। कैंसर सेल्स जो होते हैं ये अपनी एबिलिटी लॉस करते हैं, यानी कि ये सेल्स के दरमियान में फिर डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, स्पेशलाइज सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि सेम सेल्स की ग्रोथ होती है एबनॉर्मली। बिनाइन कैंसर सेल्स स्टे एट द सेम प्लेस। बिनाइन कैंसर सेल्स जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं, सेम प्लेस पे रहते हैं, स्प्रेड नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं ये इन्वेट करते हैं न्यू टिश्यूज़ पे, सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। केमिकल्स जो कि कॉज करते हैं कैंसर्स उसे हम म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम अपने आम लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं, लाइक सम स्मोकिंग होती है, इस तरह के, और जो हम नशे वाली चीज़ें होती हैं ये सारी जो होती है म्यूटाजेंस में आ सकते हैं एंड वायरसेस वगैरह भी आ सकते हैं इसमें। अगर कभी कभार क्या होता है कि कैंसर जो होता है अगर लाइफ स्टाइल में आपने कुछ ऐसा केमिकल्स वगैरह या ऐसी चीज़ कुछ हुई नहीं है जिसकी वजह से, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो ऐसा हो सकता है कि जो अंदर के जीन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन, अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए, लाइक प्रोटॉन को जीन्स जो कि हमारी नॉर्मल सेल डिवीजन को मेंटेन करती हैं, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए यानी कि जीन म्यूटेशन आ जाए, सो इससे क्या हो जाता है कि ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये कैंसर जो होते हैं कॉज करते हैं जो है कैंसर सेल्स जो होते हैं, फिर जो सेल डिवीजन नॉर्मल चल रहा होता है प्रोटॉन को जीन्स का वो ऑन्कोजीन्स ले लेता है एंड सेल डिवीजन जो होती है मोर रैपिडली हो जाती है एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। कैंसर न्यूप्लास्टिक। कैंसर होता क्या है? कैंसर तब होता है, अक्कर होता है तब जब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू एबनॉर्मल सेल्स में, न्यूप्लास्टिक सेल्स में, एंड ये तब होता है जब अगर नॉर्मल सेल्स जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल भी चेंज हो जाए, उसकी जीन्स की एक्सप्रेशन, उसकी जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, तब हो सकता है। न्यूप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं यूजुअली एग्जिबिट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। न्यूप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं ये बनते ही तब हैं जब इनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं एंड जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दीज चेंजेस जो होती हैं लीड टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जिसकी वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है बिकॉज जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा है सेल डिवीजन को। सो अगर उसमें म्यूटेशन आ जाती है देन अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी एंड जो प्रीवियसली इन अनअफेक्टेड ऑर्गन्स है वहाँ पे भी इन्वेजन होगी एंड दैट इन्वेजन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सेल साइकिल।
इस चैप्टर के लिए सेल साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द सेल डिवीजन जो होती है वो सेल साइकिल के थ्रू होती है, एंड सेल साइकिल पे ही फिर ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं इनको स्टॉप करने के लिए, ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, कैंसर सेल्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। सो सेल साइकिल जो है इसके अंदर फेजेस हैं, मेनली 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले है G1 फेज़ है, और S फेज़ है, G2 फेज़ है, M फेज़ है। G0 फेज़ इज़ द रेस्टिंग फेज़ होता है, जिसमें सेल्स जो डिवाइड नहीं करते वो एंटर हो जाते हैं इनटू द सेल G0 फेज़ में, एंड वहाँ पे उनकी जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाती है। G1 फेज़ जो होता है, इसके बाद G1 फेज़ आता है, एंड जो सेल्स जो हैं वो उन्हें डिवाइड करना होता है, माइटोसिस से होकर गुजरना होता है, देन वो एंटर हो जाते हैं G1 फेज़ में। G1 फेज़ में सिंथेसिस होती है एंजाइम्स की, जो कि डीएनए के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो एंजाइम्स सिंथेसाइज होते हैं, एंड सेल की ग्रोथ होती है G1 फेज़ में। G1 फेज़ में जो है डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, बल्कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो S फेज़ में होती है। S फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, देन सेल एंटर करता है इनटू G2 फेज़। G2 फेज़ में फिर वो वाले कंपोनेंट्स बनते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं जिससे माइटोसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड सेल ग्रो करता है। माइटोटिक फेज़ में सेल डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, एंड देन अगर सेल ने फिर से डिवीजन करनी होती है देन वो एंटर हो जाता है G1 फेज़ में। अगर डिवीजन नहीं होनी होती देन एंटर हो जाता है G0 फेज़ में, जहाँ पे इसकी जो डिवीजन है वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाती है, यानी कि नहीं हो पाती। सेल साइकिल जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रग्स को समझने के लिए। सेल साइकिल में अब क्या होता है कि हमारा जो जितने प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे बनता है। जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है। प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स जो होती हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें प्यूरिन्स जो होती हैं इसमें एडेनिन एंड गैवानिन होता है, एंड पैरामिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अगर होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं या डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए बना लेते हैं, डीएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये 3 टाइप्स हैं आरएनए की। एंड देन आरएनए जो होता है ये प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं ये फिर एंजाइम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनाते हैं। ये नॉर्मल सेल डिवीजन साइकिल के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है देन जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है, सेल रेप्लिकेशन होती है। सेल साइकिल के फेजेस फिर से दिखाए गए हैं यहाँ पे। G1 फेज़ है, S फेज़ है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, G2 फेज़ है, एंड M फेज़ है जहाँ पे माइटोसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीजन भी होती है, एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होती है। सेल चेक पॉइंट्स, सेल में जो है डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 फेज़ है, G1 फेज़ पे अलग चेक पॉइंट होता है, एंड जब G1 फेज़ से S फेज़ में एंटर करता है तब एंटर S फेज़ चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट होता है, जहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंट फेवरेबल है, क्या डीएनए इंटैक्ट है कि वो रेप्लिकेशन कर सकता है एस फेज़ में या नहीं। देन इस चेक पॉइंट से होके जब ये चेक पॉइंट इसे स्कैन कर लेता है कि हाँ ये सुटेबल है फॉर सेल डिवीजन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, देन एंटर हो जाता है इनटू एस फेज़ में। देन जब एस फेज़ में ये एंटर होगा, एस फेज़ में यहाँ से एंटर हो जाता है, इसने इसे स्कैन कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट है, एस फेज़ में एंटर हो गया सेल डिवीजन की, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। देन ये एंटर करता है G2 फेज़ में, G2 फेज़ में एंटर कर लेगा। G2 फेज़ में जब इसकी माइटोसिस के जितने सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो हो जाएंगे रेडी, माइटोसिस के लिए ये रेडी हो जाएगा, देन एंटर करेगा M फेज़ में। M फेज़ के में एंटर करते हुए यहाँ पे एंटर जब करता है M फेज़ में, यहाँ पे G2 चेक पॉइंट होता है। G2 चेक पॉइंट देता है क्या डीएनए इंटैक्ट है, क्या डीएनए रेप्लिकेशन हो गई है या नहीं हो गई है। डीएनए रेप्लिकेशन होगी तभी माइटोसिस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। एंड देन फर्दर फिर G1 फेज़ में एंटर होता है, एंड 30 चेक पॉइंट से इसे होकर गुजरना होता है सेल डिवीजन के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस द रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैव 2 ऑप्शंस। जब माइटोसिस हो जाती है तो जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो G1 फेज़ में एंटर हो जाते हैं, रिपीट करते साइकिल को, सेल डिवीजन करते हैं, या फिर ये G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं एंड पार्टिसिपेट नहीं करते सेल साइकिल में।
फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, फिर से फेजेस आ गए हैं सेल साइकिल के। G1 फेज होता है जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं। यहाँ पे सेल ग्रो करता है साइज में एंड प्रिपेयर करता है टू कॉपी इट्स DNA इन रिस्पॉन्स टू वेरियस ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है, वो एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसको DNA रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं बिकॉज यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम्स के कॉपी बनते हैं। G2 फेज को हम गैप 2 फेज कहते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है। सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स और सेलर कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। चेक कॉपी DNA एंड रिपेयर डैमेज कॉपीज़, वो DNA कॉपी को चेक करते कि क्या DNA में कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई है, और इसकी अगर DNA डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करते हैं। एम फेज में माइटोसिस होती है, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं एंड सेपरेशन होती है इनटू 2 इंडिविजुअल सेल्स में, सेल डिवीजन हो जाती है। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन बाय CDKs, यानी कि सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन होती है एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, सो इसकी जो ये प्रोग्रेशन होती है ये कंट्रोल्ड होता है बाय CDKs। CDKs आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, हम इसे कहते हैं। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हर एक फेज़ में अलग अलग होते हैं एंड ये प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं सेल साइकिल को। यानी कि यहाँ पे G1 में जो CDKs हैं, यहाँ पे अगर सेल का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो गया है, देन जब ये एंटर करेगा S फेज़ में तो CDK की मदद से एंटर करेगा, ये इसके प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा। बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन विद इट्स एसोसिएटेड काइनेज ट्रिगर टू मूव द सेल साइकिल टू अनदर फेज, यानी कि जब साइक्लिन यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तभी जो फेज काइनेसिस ट्रिगर करता है और मूव करता है सेल साइकिल को अनदर फेज में मूव करने के लिए हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास होते हैं ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 होता है। क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53, ये कंट्रोल करता है P21 जो कि इनहिबिटरी प्रोटीन है, P21 को कंट्रोल करता है। इस इनहिबिटरी प्रोटीन P21 को कंट्रोल करता है एंड ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो होता है ये मॉडिफाई करता है इफेक्ट ऑफ साइक्लिन्स को, यानी कि जो साइक्लिन है इसके इफेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए होता है इनहिबिटरी प्रोटीन्स P21 होता है, यानी कि साइक्लिन को मॉडिफाई करता है, उसके फंक्शन को मॉडिफाई करता है। और P21 जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये कंट्रोल्ड होता है बाय ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53। इसका फंक्शन आगे आएगा तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ओवर एक्टिव साइक्लिन्स और CDKs हैव बीन एसोसिएटेड विद मैनी ट्यूमर, जब ये CDKs जो होते हैं जब ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर मॉडिफाइड हो जाते हैं, देन ट्यूमर्स जो होते हैं ये कॉज होते हैं बिकॉज प्रोग्रेशन हो रही है, देन ओवर प्रोग्रेशन हो जाती है सेल साइकिल की एंड ओवर सेल डिविजन होती है। ओवर सेल डिविजन एंड एबनॉर्मल सेल डिविजन जब होती है देन ट्यूमर्स बनते हैं। ट्यूमर्स जब बनेंगे तो इसमें क्या रोल होगा कि अगर इनहिबिटरी प्रोटीन P21 जो है वो ओवर मॉडिफाई कर लेगा सेल साइकिल को, साइक्लिन्स को ओवर मॉडिफाई कर लेगा, देन एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी एंड फिर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में P53 ये क्या करते हैं, ये इन इनहिबिटरी प्रोटीन्स को सप्रेस कर देंगे और देन जो है साइक्लिन मॉडिफाई नहीं होंगे एंड ट्यूमर्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट जो होता है सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो टीलोमर्स का होता है। जैसे कि कैंसर सेल्स जो होते हैं ये इमोर्टल होते हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिट हमें मालूम नहीं होती, कितने डिवाइड होंगे, कब इनकी ग्रोथ स्टॉप होगी, ये किसी को भी पता नहीं होता। लाइफ टाइम में नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो 50 to 60 सेल डिविजन इनकी नॉर्मल होती है, MCQs में आ सकता है, जो कि रेगुलेटेड होता है बाय टीलोमर्स। टीलोमर्स की वजह से सेल डिवीजन होती है। टीलोमर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम के 3 एंड पे होती हैं एंड हर एक जब भी रेप्लिकेशन होती है तो 50 to 100 बेस पेयर लॉस्ट हो जाते हैं इससे एंड देन ये शॉर्ट होता जाता है टीलोमर। एट सम पॉइंट पे टीलोमर जो होता है वो इतना शॉर्ट हो जाता है कि वो इफेक्टिव नहीं रहता कि DNA को डिवाइड कर सके, अनस्टेबल होता है, सो रेप्लिकेशन जो है वो नहीं हो पाती एंड कैंसर सेल और जो एपोप्टोसिस की तरफ चला जाता है। जबकि कैंसर सेल जो होता है उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। ये टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है टीलोमर्स की लेंथ को मेंटेन करके रखता है और DNA को रेप्लिकेट करने देता है। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एक सेल है, नॉर्मल सेल है, ये टीलोमर है। टीलोमर जो होता है इसकी वजह से जब सेल डिवीजन, असल में जो सेल डिवीजन होती है जिसमें DNA रेप्लिकेट करता है ये है एक टीलोमर। ओके, ये जो होता है इसकी इस साइड्स को हम कहते हैं टीलोमर्स। ओके, ये जो है ये एक टीलोमर है। ओके, एंड देन जब एक सेल डिवीजन होगी देन इसकी जो ये साइज़ हैं ये कम हो जाएंगे, ऐसे छोटे हो जाएंगे, देन ये
छोटा हो गया है, दिस इज़ कॉल्ड टीलोमर, टीलोमर शॉर्टनिंग हो गई है। सो ये अब इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा कि ये सेल को डिवाइड कर सके। सो फर्स्ट सेल डिवीजन होगी 50 to 60, हमने कहा कि 100 to 50 to 100 बेस पेयर लॉस्ट हो जाते हैं, ये यहाँ से बेस पेयर जो है वो लॉस्ट हो रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट सेल डिवीजन हो गई, ये बन गया। सेकंड सेल डिवीजन पे और बेस पेयर लॉस्ट हो गए, अ फ्यू शॉर्ट टीलोमर्स रह गए। अब ये सबसे छोटा टीलोमर रह गया है लास्ट में। ओके, एंड लास्ट सेल डिवीजन पे अब क्या हो गया कि अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता, देन ये या तो चला जाएगा एपोप्टोसिस की तरफ या फिर कैंसर सेल फॉर्म हो जाएगा, अगर टीलोमेरेज एंजाइम आ गया है, इसमें म्यूटेशन आ गई है। सो यहाँ पे ये एपोप्टोसिस, तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं सेल डिवीजन, जब उनमें टीलोमर्स की जब लेंथ इतनी शॉर्ट हो जाती है हर एक सेल डिवीजन के बाद, 50 to 60 सेल डिवीजन के बाद, कि वो अब रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, सो एपोप्टोसिस की तरफ चले जाते हैं, सेल डेथ हो जाती है एंड देन वापस फिर न्यू सेल्स ग्रो करते हैं। जबकि अगर कैंसर सेल्स आ गए हैं, कैंसर सेल्स जो होते हैं उनके पास टीलोमेरेज एंजाइम होता है, वो इसकी लेंथ जो है इसे अब इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली सेल की डिवीजन होगी, रेप्लिकेशन होगी एंड सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी डिवाइड कर रहे हैं। सो जब ज़रूरत ना हो और वो डिवीजन करेंगे देन ये एबनॉर्मल होगा, एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन को हम कहते हैं कैंसर सेल्स। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो है कि टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है, टीलोमेरेज एंजाइम, ये सिर्फ कैंसर सेल्स में या होगा या फिर ये गैमीट्स में होता है। जो ओवा एंड स्पर्म्स होते हैं वो भी सेल डिवीजन उनकी जल्दी होती है, सो उसमें ये होते हैं, सोमैटिक सेल्स में नहीं होते हैं। एंड लाइक जो फीटस ग्रो करता है सो उसमें भी वो जो है सेल डिवीजन उसमें जल्दी होती है, सो वहाँ पे भी टीलोमेरेज एंजाइम होता है। देन थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल साइकिल में वो है इंट्रिंसिक ट्यूमर सप्रेशन, P53। सो ट्यूमर सप्रेशन जीन जो होता है ये जब डीएनए डैमेज हो जाता है ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड P53 भी फिर एक्टिवेट हो जाता है एंड वेरियस काइनेसेस जो होते हैं फॉस्फोराइलेट करते हैं P53 को और इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। P53 जब एक्टिवेट हो जाता है सो ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करता है। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स एंड एक होते हैं ट्रांसफॉर्म सेल। अनट्रांसफॉर्म सेल्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें जीन म्यूटेशन ना हुई हो, जीन म्यूटेशन जो है वो नहीं हुई होती, उसे हम अनट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म सेल जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई हो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म सेल। सो P53 ट्रिगर करता है सेल साइकिल को आर से जो अनट्रांसफॉर्म जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुई, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें P53 यानी कि जो ट्यूमर सप्रेशर जीन होता है वो उसमें भी सेल साइकिल को स्टॉप कर देता है एंड एपोप्टोसिस की तरफ चला जाता है। सो एंड जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई होती है उसमें एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है जल्दी से, ताकि वो और मेटास्टेसिस जो दूसरे एबनॉर्मल सेल्स हैं बनाने से पहले ही वो स्टॉप हो जाए। इन मोस्ट ट्यूमर सेल्स में जो ये P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है कभी कभार इसमें भी या तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है या फिर इसमें भी म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये भी कैंसर सेल्स को जो है डिवीजन से नहीं रोक पाता। मोस्टली जो इंट्रिंसिक ट्यूमर सप्रेशन होते हैं नॉर्मली इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, एपोप्टोसिस करते हैं एंड मेटास्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल प्रोलिफरेशन रिजल्ट ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि प्रोटोऑन्कोजीन्स जब इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंड ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स जब इनएक्टिवेट हो जाते हैं सो ग्रोथ फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, उनके रिसेप्टर चेंज हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है तो सेल डिवीजन इंक्रीज़ हो जाती है। सेल साइकिल को जो ट्रांसड्यूस करते हैं उनको जो मॉडिफाई करते हैं जो साइक्लिन्स होते हैं, CDKs होते हैं, CDKs इनहिबिटर P21, ये सारे जो होते हैं इसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। एपोप्टोटिक मैकेनिज्म में चेंज आ जाता है, टेलोमेरेज एक्सप्रेशन में जब चेंज आ जाता है तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, जब हम कैंसर के लिए कीमोथेरेपी देते हैं तो उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं। कैंसर कीमोथेरेपी जो होता है ये बहुत ज़्यादा साइटोटॉक्सिक, जितने भी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो सारे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है, साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि
एबनॉर्मल सेल्स के साथ साथ वो हमारे नॉर्मल सेल्स जो होता है उसे भी अफेक्ट करता है, उसे भी डैमेज करता है। सो ये साइटोटॉक्सिक इवेंट शो करता है, एपोप्टोसिस करता है कैंसर सेल्स में, ताकि ट्यूमर्स जो हैं उनकी प्रोग्रेशन ना हो। अटैक जो होता है इसका जनरली क्या होता है कि ये डायरेक्टली डीएनए पे अटैक करते हैं एंड इसके मेटाबॉलिक साइट्स में। मेटाबॉलिक साइट्स क्या होते हैं जिससे डीएनए बनता है, यानी कि प्यूरिन एंड पैरामीटीन्स पे, ताकि सेल रेप्लिकेशन ना हो। जैसे कि प्यूरिन एंड पैरामीटीन्स की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी जो कि डीएनए आरएनए बनाता है, देन डीएनए आरएनए नहीं बनेगा एंड सेल डिवीजन नहीं होगी। एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं ये सिर्फ इंटरफेयर करते हैं सेलुलर प्रोसेस में, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट सेल्स बन सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आजकल जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये नॉट स्पेसिफिकली रिकग्नाइज, ये न्यू प्लास्टिक सेल्स को स्पेसिफिकली रिकग्नाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है एबनॉर्मल सेल्स के साथ। सेल साइकिल जिसमें डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, प्यूरिन एंड पैरामीटीन्स हैं। सिंथेसिस अगर हो रही है इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, देन डीएनए बना है, आरएनए बना है एंड प्रोटीन्स फॉर्मेशन हो रही है। सो 6 मर्कैप्टोप्यूरिन्स, मेथोट्रेक्सेट, 5-4 दीज 3 आर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं एंड ये अफेक्ट करती हैं प्यूरिन एंड पैरामीटीन की सिंथेसिस में। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये दोनों को अफेक्ट करता है, फोलेट एंटागोनिस्ट है एंड 5-फ्लोरिस पैरामीटीन एंटागोनिस्ट है, इसे नहीं बनने देता। जैसे कि इनहिबिट करता है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन रिंग, बनने नहीं देता। जब प्यूरिन रिंग नहीं बनेगी देन न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे। मीथोट्रेक्सेट जो होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। फोलिक एसिड जो होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन एंड पैरामीटीन। जब फोलिक एसिड नहीं होगा देन प्यूरिन पैरामीटीन नहीं बनेंगे, प्यूरिन पैरामीटीन नहीं बनेंगे देन डीएनए एंड आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेगा देन रिप्लिकेशन नहीं होगी। 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होते हैं ये भी पैरामीटीन से एंटागोनिस्ट होते हैं। सेटरबीन भी पैरामीटीन एंटागोनिस्ट है, ये डीएनए चेन की एलोंगेशन नहीं होने देता, डीएनए आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड इनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। ब्लूमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड डोनोरुबिसिन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डीएनए जो होता है इसमें ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करते हैं और डीएनए को ब्रेक डाउन कर देते हैं फ्रेगमेंट्स में। डेक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड डोनोरुबिसिन ये भी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं, इसके फंक्शन को। अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं नाइट्रोसोरियसिस, प्लाटीन वगैरह, ये अल्काइलेशन करते हैं डीएनए के, यानी कि इसमें क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं डीएनए की। सो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑफ एक्शन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, प्रिवेंट करते हैं, इनका क्या एक्शन होता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का? ये डीएनए सिंथेसिस प्रिवेंट करते हैं, डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं, डीएनए रिपेयर होने नहीं देते, एनआरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करते हैं, माइटोसिस को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटीन और हार्मोन सिंथेसिस में भी इंटरप्ट करते हैं। गोल ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है? हमारा गोल होता है कि हम सिर्फ कैंसर सेल्स को रिमूव करें, अफेक्ट, ताकि वो अफेक्ट ना करे, नॉर्मल सेल्स को कम से कम अफेक्ट करे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं एंड ये मैलिग्नेंट टिश्यूज़ के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स हम किसे कहते हैं? नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका जो डोज होता है अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाए, यानी कि डोज अगर जितना देना हो उससे या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो अगर कम हो जाता है देन वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो होता है उसका वो शो नहीं कर पाता। यानी कि जो हम चाहते हैं कि इससे ये जो डिज़ीज़ है ये रिज़ॉल्व हो जाए या ये जो सेल डिवीज़न हो रही है एबनॉर्मल, इसे हम स्टॉप कर सकें, सो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डोज इंक्रीज़ हो गया, हमने नॉर्मल जो डोज हमने देना है उससे हमने ज़्यादा दे दिया, देन लाइफ थ्रेटनिंग जो है रिएक्शंस हो सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बिकॉज किस वजह से? क्योंकि जो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग का इफ़ेक्टिव और टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो होती है, इफ़ेक्टिव एंड टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान का जो डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, जिसकी वजह से अगर डोज में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ देन इसका जो हम चाहते हैं यानी कि जो नॉर्मल इसका थेराप्यूटिक या तो फेलियर हो जाएगा या फिर लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स रिएक्शन होगा। गोल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट हम किससे देते हैं? या तो क्यूरेटिव देते हैं, यानी कि क्योर करने के लिए, कैंसर सेल को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए। मोस्टली ये क्योरेबल होता है इन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स एंड विज ट्यूमर्स। विज ट्यूमर जो होता है ये किडनी ट्यूमर होता है इन मोस्टली इन चिल्ड्रंस में। पैलिएटिव केयर के लिए हम देते हैं, यानी कि जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है उसमें हम दे सकते हैं सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए।
एडजुवेंट थेरेपी हम कहते हैं जो कम्बिनेशन थेरेपी होती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स हैं तो आफ्टर सर्जरी जब हमने रिमूव कर लिए ट्यूमर्स, तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स रह गए तो उसे इरेडिकेट करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी, फोटोथेरेपी वगैरह जो यूज़ करते हैं या कीमोथेरेपी, इन सब को हम ऑल टुगेदर जब यूज़ करते हैं देन दिस इज़ कॉल्ड एडजुवेंट थेरेपी, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर, जो कोलोन का कैंसर होता है। क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे कैंसर ड्रग्स की? 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हम कहते हैं जो कि मेनली सेल साइकिल पे अफेक्ट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि G1 फेज पे एक्ट कर रही हैं और फेज पे वो एक्ट नहीं कर सकती, अपना फंक्शन शो नहीं कर सकती, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जो कि M2 फेज पे एक्ट कर रही है सो वो G1 पे एक्ट नहीं कर सकती, अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं कर सकती, देन दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिकली या G1 के लिए होगी या G2 के लिए या M फेज के लिए, इस तरह। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि सेल साइकिल में किसी भी फेज पे एक्ट कर सकती हैं, सारे फेज पे एक्ट कर सकती हैं, वो हमें पता नहीं होता। एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लास के अकॉर्डिंग हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन की है। जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं और नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स ये MCQs में आ सकता है। एंटी मेटाबोलाइट ब्लूमाइसिन कलर इटॉप्सॉइड है और ये हाई ग्रोथ फ्रैक्शन के लिए इफेक्टिव होती है, जो हाई मैलिग्नेंसीज होती हैं उसके लिए होता है और ज़्यादा हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स के लिए। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स में आते हैं अल्काइलेटिक एजेंट, एंटीबायोटिक्स, सिस्प्लाटिन, नाइट्रोसोरियासिस। सो ये इफेक्टिव होता है फॉर बोथ लो ग्रोथ फ्रैक्शंस के मैलिग्नेंसीज के लिए भी, सॉलिड ट्यूमर के लिए और हाई मैलिग्नेंसीज के लिए। टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं, यानी कि इसकी वजह से क्या जो टॉक्सिक रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी पे हो सकते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को किल करने के साथ साथ ये नॉर्मल सेल्स को भी जो है अफेक्ट करते हैं, इन्हें भी किल करते हैं, इनकी प्रोलिफरेशन को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बकल म्यूकोजा के जो सेल्स हैं ये रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, इनकी डिवीजन को रोकते हैं, बोन मैरो सप्रेशन करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा को अफेक्ट करते हैं, एंड हेयर फॉलिकल्स जो हैं उन्हें भी अफेक्ट करते हैं, सो उनकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस अकर होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से। कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या अकर होते हैं? कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट का? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो होते हैं ये नैरो थेरेप्यूटिक स्पेक्ट्रम होता है इनका, यानी कि जो डोज डिफरेंस है, मिनिमम कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है बिटवीन इफेक्टिव एंड जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन होता है उसके दरमियान मिनिमम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से लो एंड हाई डोजेज में अगर थोड़ा भी डिफरेंस हुआ सो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। मोस्टली सेवियर वॉमिटिंग होती है, इसकी वजह से स्टोमाटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, इसके साथ एलोपीशिया हो जाता है, हेयर फॉलिंग ऑफ हेयर ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट तक। वॉमिटिंग जो होता है ये हम एंटीमेटिक से ठीक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज़ होती है जैसे कि माइलो सेपरेशन हो गई, इसकी वजह से इन्फेक्शन का जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है इन्फेक्शन के लिए, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो आसानी से फिर हो सकता है। मैनी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो होते हैं इनका एडवर्स रिएक्शन जो होता है वो सारे कीमोथेरेप्यूटिक, जैसे कि हमने ऊपर वाले जो डिस्कस किए, ये हर जो एंटी कैंसर ड्रग होगी ये उन सब की वजह से होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडवर्स रिएक्शन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग के लिए होते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो ऊपर हमने डिस्कस की ये सारी इरिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं टॉक्सिसिटी जो कि इरिवर्सिबल होती है एंड स्पेसिफिक होती हैं एक स्पेसिफिक ड्रग्स की वजह से, जैसे कि ब्लैडर टॉक्सिसिटी होती है साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से, ये आगे हम पढ़ेंगे। कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है डॉक्सोरोबिसिन की वजह से, पल्मोनरी फिब्रोसिस अकर होता है ब्लूमाइसिन की वजह से। ये जो है जैसे कि एलोपीशिया ट्रांसिएंट है, लेकिन कार्डिक, पल्मोनरी और ये ब्लैडर टॉक्सिसिटीज़ होती है ये इरिवर्सिबल होती है, अगर एक दफ़ा हो जाए तो ये ठीक नहीं हो सकती। जनरल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से? साइड इफेक्ट्स जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को अफेक्ट करते हैं, बोन मैरो टॉक्सिसिटी होती है, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे भी सेल डिवीजन जल्दी होती है, हेयर फॉलिकल डैमेज होता है, हेयर्स जल्दी से ग्रो करते हैं तो वो नहीं होगा, जीआई एपिथेलियम डैमेज हो जाएगा, चिल्ड्रंस ग्रोथ जैसे कि चिल्ड्रन में ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सप्रेस हो जाएंगे, गैमीट्स जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाएगी, एंड फीटस जो कि रैपिडली डिवाइडिंग होता है वहाँ पर भी सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, सो वहाँ पर भी जो इसका इफेक्ट होगा।
एंटी और इसे जो है मेड देमसेल्व्स भी कार्सिनोजेनिक, और ये फिर इससे भी जो है और फर्दर कार्सिनोजन जो है ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है। एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं इसकी 9 क्लासेस हैं। एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, अल्काइलाइजिंग एजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, हार्मोन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड प्लैटिनम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसके 3 पार्ट्स जो हैं तकरीबन बन जाएंगे। सो हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।